Hello friends, Namaste. I hope you and your families are doing good. I am Priyanka Purohit from Shade Samriddhi Guidance SSG. If you are liking this series of SFM revision videos, please hit the like button and subscribe to the channel. Please share it with your friends too. गणपति बाप्पा मोरया। तो चलिए श्री गणेश करते हैं हमारे अगले चैप्टर के साथ, जो कि है चैप्टर नंबर 4 डिविडेंड डिसीजंस। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट इम्पोज्ड फीस ऑन डिविडेंड्स एंड वॉल्यूम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बैकग्राउंड ऑफ यानी कि मिलर एंड मोडिग्लानी थियरी ऑन द डिविडेंड पॉलिसी। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट इम्पोज्ड फीस का डिविडेंड पर और वॉल्यूम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिविडेंड के ऊपर इसका असर क्या होगा जब हम थियरी फॉलो कर रहे हैं। तो थियरी कहती है कि एक परफेक्ट मार्केट सिचुएशन होनी चाहिए। तो इसमें इनका कहना रहता है कि जो डिविडेंड है वो इररेलेवेंट होगा और वो अफेक्ट नहीं करेगा वैल्यू ऑफ द फर्म को, यानी कि आप चाहे डिविडेंड दें या ना दें, लेकिन वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई इम्पैक्ट उसका आएगा नहीं। इसीलिए जब हम गवर्नमेंट इम्पोज फीस भी अगर बता दें डिविडेंड के ऊपर, तो स्टॉक प्राइस के ऊपर कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिविडेंड अगर हम पे नहीं करेंगे, डिविडेंड कैसे पे किए जाते हैं, हमारी रिटेन्ड अर्निंग जो होती है, जो प्रॉफिट्स होते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम डिविडेंड कहते हैं और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। तो अगर हम डिविडेंड नहीं पे करेंगे, यानी कि हमारी रिटेन्ड अर्निंग हाई हो जाएगी और इस वजह से हम ये जो पैसा बचेगा हमारा, उसके लिए या तो हम न्यू स्टॉक हमें इशू नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पैसे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फर्दर हमें रीपर्चेज कर सकते हैं बाकी सारे स्टॉक फ्रॉम द मार्केट और हमारे पास एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के लिए कैश अवेलेबल हो जाएगा, जिससे कि हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या होगा, जो भी एक लॉस जो अगर इन्वेस्टर फेस कर रहा है क्योंकि उसे कैश डिविडेंड नहीं मिल रहे, वो जो लॉस है वो कंपेंसेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन्स, क्योंकि उसे दूसरी जगह से कमाई मिल रही है, डिविडेंड के बदले कैपिटल गेन उसे मिल रहा है। इसी के साथ ये डिविडेंड वाला पॉइंट खत्म होता है। अभी हम दूसरे के ऊपर वॉल्यूम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर अगर इम्पैक्ट देखें तो इसके अंदर दो तरह के आर्ग्यूमेंट हैं, दो थॉट ऑफ स्कूल है। पहली वाली क्या कहती है कि अगर फर्म जो है कीप देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन सेपरेट फ्रॉम देयर डिविडेंड एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी कि अगर कोई फर्म है वो जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है वो डिविडेंड और फाइनेंसिंग डिसीजन इन दोनों को, मतलब इनके बिना अगर वो इन्वेस्टमेंट वाले डिसीजन लेती है, तो अगेन उसका आंसर क्या होगा कि नो इफेक्ट, यानी कि जो पहला वाला केस था वही वाली बात हो जाएगी जो डिविडेंड वाली थी, यानी कि वही है, डिविडेंड नहीं दोगे, हायर रिटेन्ड अर्निंग होगी, नया स्टॉक परचेज नहीं करना पड़ेगा, बाकी सारे स्टॉक परचेज कर सकते हो और एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाएगी आपको इन्वेस्ट करने के लिए। वही दूसरी थॉट ऑफ स्कूल कहती है कि फर्म्स डू नॉट सेपरेट देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन फ्रॉम द डिविडेंड एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी कि जब भी फर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन करती है तो उसमें डिविडेंड और फाइनेंसिंग डिसीजन को मिला के वो सेपरेट नहीं करती और उसको इंक्लूड करके वो पॉलिसी वगैरह सब फ्रेम करते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है फ्रॉम द इंटरनल फंड्स। क्यों? क्योंकि वो डिविडेंड के पैसे तो बांट देगी, तो बाकी जो उसके पास खुद के कंपनी के खुद के सेल्फ फंड्स हो गए, इंटरनल फंड्स हो गए, वो उसे यूज करने होंगे और इस हिसाब से इसका इंपैक्ट क्या आएगा कि इंक्रीज रियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ कंपनी। तो जब भी कंपनी अपनी डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करती है तो वो किस बेसिस पर डिसाइड करती है, वो क्या फैक्टर्स को कंसीडर करती है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात आती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट्स होता है उनमें से वो कुछ पोर्शन रिटेन करती है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि वो हो गया हमारा डिविडेंड, और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है उसे हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। तो उसे देखना रहता है कि कंपनी की लिक्विडिटी कितनी है, यानी कि उसको कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चाहिए बाकी अपने डे टू डे चोर्स करने के लिए और बाकी सारे कामों के लिए। तो अगर उसको लिक्विडिटी को ध्यान में रखना पड़ता है, कितना उसको कैश इन हैंड चाहिए, और उस हिसाब से वो पेमेंट कर सकती है, मतलब डिविडेंड का, क्योंकि आगे अगर इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो उस हिसाब से उसको कैश होल्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात आती है रिपेमेंट ऑफ डेट। ये भी वही है कि डिविडेंड पे आउट, अगर आपने डेट, आपका जो शेड्यूल है, अगर यहाँ पे ऐसा नहीं हो आप लोगों को डिविडेंड बांट रहे हैं और अपना लोन जो है उसके इंटरेस्ट या उसका रीपेमेंट नहीं कर रहे, तो ये बात गलत हो जाएगी। इसके लिए रीपेमेंट ऑफ डेट आपको देखना पड़ता है। फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स। ये अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर एक कंपनी अगर स्टेबल प्रॉफिट्स अगर अर्न कर रही है तो फिर वो हायर परसेंटेज ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि अरे कभी तो लॉस हो रहा है, कभी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो रहा है, तो जो सीजनल प्रॉफिट होता है या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट होता है उस बेसिस के ऊपर कंपनी अपनी डिविडेंड पॉलिसी स्टेबल नहीं रख सकती है। वो एज एंड व्हेन जैसे केस होगा वैसा गलत हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तीसरी बात आती है कंट्रोल। कंट्रोल यानी कि ओनरशिप और कंट्रोल एक्चुअल क्या है, क्योंकि वो लोग चाहेंगे जो कंट्रोल है
यानी कि जो मेन शेयर होल्डर्स है वो हिसाब से डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है लॉ के अंदर भी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो रिकमेंड, बोर्ड जो होती है वो रिकमेंड करती है और अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते हैं। तो शेयर होल्डर्स जो है वो कम नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, इंक्रीज नहीं कर सकते, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होती है वो डिसाइड करती है। तो वही बात है कि उन्हें क्या करना है, रिटेन अर्निंग को यूज कैसे करना है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स में लेके आना है या क्या है, उस हिसाब से ये पॉइंट रहता है। और फिर फिफ्थ पॉइंट आता है कि लीगल कंसिडरेशन क्या क्या इन्वॉल्व है, यानी कि उनके ऊपर लीगल प्रोविजंस कौन कौन से अप्लाई हो रहे हैं, कि वो डिविडेंड इशू कर सकती है कि नहीं कर सकती है, डीडीटी वगैरह क्या इम्पैक्ट आएगा, सब कुछ उनको देखना रहता है। फिर इम्पैक्ट आता है कि डिविडेंड का लाइकली इम्पैक्ट क्या होने वाला है मार्केट की प्राइसेस के ऊपर, तो ये भी उन्हें कंपनी को देखना होता है बिफोर फॉर्मुलेटिंग डिविडेंड पॉलिसी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है टैक्स कंसिडरेशन क्या क्या है, यानी कि जैसे हम कहते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वो पे करना है, कितना करना है, उसके साथ ग्रॉसिंग अप होना है या क्या होना है, उसकी सारी चीज़ें उसको समझनी होती है। और लास्टली पॉइंट आता है कि डिविडेंड पॉलिसी जो अडॉप्ट कर रखी है उस इंडस्ट्री में जिसके अंदर वो बिलोंग करता है, अगर वो जो है इंडस्ट्री अगर नहीं दे रही है या बहुत कंजर्वेटिव है या इनकम्पिटेंट है और फिर सिर्फ और सिर्फ हमारी एक कंपनी अगर दे रही है, तो ये थोड़ा हमें प्रॉपर नहीं लगता। इसके हिसाब से उनको इंडस्ट्री में कितनी प्रिवेल है हो रही है डिविडेंड पॉलिसी, उसके हिसाब से भी देखना रहता है। और लास्टली फाइनली एक और पॉइंट आता है इन्फ्लेशन का, कि इन्फ्लेशन को भी हमको कंसिडर करना होता है जब भी हम डिविडेंड पॉलिसी बनाते हैं। तो इसके अंदर इस हिसाब से ये 9 पॉइंट थे। अगर आप बाइफरकेशन करना चाहें तो कुछ पॉइंट्स हैं इंटरनल के और कुछ पॉइंट हैं जो कि आउट ऑफ द कंट्रोल हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कंपनी के कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि लिक्विडिटी वाला पॉइंट हो गया, तो ये कंपनी डिसाइड करेगी कि लिक्विडिटी कितनी है। फिर उसका रिपेमेंट ऑफ डेट ये कंपनी स्पेसिफिक हो गया कि कंपनी में क्या हो रहा है, उसकी स्टेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ये कंपनी वाले में आ गया, उसका कंट्रोल वाला ये कंपनी में आ गया। लेकिन ये जो लास्ट वाले पॉइंट्स हैं ये गवर्नमेंट के ऊपर या आउटसाइड आप कह सकते हैं, लीगल कंसिडरेशन क्या हो गया, ये एक्सटर्नल फैक्टर में आ गया। उसी हिसाब से मार्केट प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। टैक्स कंसिडरेशन भी एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। फिर इंडस्ट्री क्या अडॉप्ट कर रही है ये भी अगेन एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। तो अब यहाँ से लेके 5th टू लेके 9th ये आप मान सकते हैं कि ये सब कौन से हैं, ये उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं, और ऊपर वाले जो हैं वो सारे उसके इंटरनल फैक्टर्स में आते हैं। इस हिसाब से आप इसको याद करने में आसानी हो सकती है आपको। 4 + 5, 4 इंटरनल फैक्टर्स एंड 5 एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सेम वही क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। इसके अंदर आपको जरूरी नहीं है ये वाला आंसर याद करना, आप जो ऊपर हमने जो आंसर किया है सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, ये भी अगर आप आंसर लिखेंगे तो हो जाएगा। इसमें सिर्फ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, अगर आपको वो लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि हमें लीगल प्रोविजंस को फॉलो करना है तो उसमें कौन कौन से लीगल प्रोविजंस आते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि सारी रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी पड़ती है, कंपनीज एक्ट ने जो दे रखी है, और अगर इनकेस कंपनी लिस्टेड है तो उसे सेबी गाइडलाइंस, LODR वो सब भी फॉलो करने रहते हैं। फिर उसका नेट प्रॉफिट, इंसॉल्वेंसी कितनी है, और मोस्टली ये भी कहा जाता है कि जो इंसॉल्वेंट फर्म है या फिर जो प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही है पूरी तरह से, उनके ऊपर भी हमने लॉ में पढ़ा हुआ है कि उनके ऊपर कंडीशंस अप्लाई होती है, रूल 3 वगैरह फॉलो करना होता है। और लास्टली ये है कि उन्हें एक सर्टन डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन करना होता है। वो सारी चीजें उनको ध्यान में रख के ही उन्हें डिविडेंड पॉलिसी जो होती है वो अपनी फॉर्मुलेट करनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके अंदर। इसमें लिखा है हाउ टैक्स कंसिडरेशंस आर रेलिवेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिविडेंड डिसीजन मेकिंग। तो जब भी हम डिविडेंड पॉलिसी बताते हैं, अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि उसके अंदर जो टैक्स कंसिडरेशन है वो भी एक पॉइंट आता है। जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसके अंदर अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि ये देखिए टैक्स कंसिडरेशन है। पहले तो इन्होंने पूछा था कि फैक्टर्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं डिविडेंड पॉलिसी के, और अब ये पूछ रहे हैं कि टैक्स कंसिडरेशन कैसे इंपैक्ट करता है हमारी डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर। सिर्फ एक एस्पेक्ट को पूछ के इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो हम हेडिंग दे देंगे सबसे पहले तो डिविडेंड डिसीजन एंड टैक्स कंसिडरेशन। तो इसमें क्या लिखा है कि पहले जब ट्रेडिशनल थियरीज जो थी ना, उसमें क्या होता था कि जो डिविडेंड था वो कहती थी ये डिविडेंड जो कि हम आफ्टर टैक्स प्रॉफिट से ही देते हैं, यानी कि टैक्स तो लग ही चुका है उसके अंदर, यानी कि अब टैक्स कंसिडरेशन मैटर नहीं करते, ऐसा पहले की थियरी में कहा जाता था। लेकिन जब से अभी CDT यानी कि हम जो कहते हैं कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जब से ये आ गया है ना इंडिया में, तब से ये जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि अब जो है डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी, डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स लगता है, और उसके साथ ही साथ सरचार्ज भी लगता है। इसीलिए जब भी हम, यानी कि जो कंपनी जब डिसीजन लेती है, उसे डिविडेंड डिसीजन लेना रहता है, तब इसको टैक्स कंसिडरेशन ये लेना पड़ता है कि उसके कॉन्सिक्वेंशियल कैश आउटफ्लो कितना होगा। डिविडेंड तो जो जा रहा है वो तो जा ही रहा है, उसके अलावा उसे टैक्स भी देना पड़ेगा, तो वो उसे देखना चाहिए, उसको कंसिडर करना चाहिए। अब इसमें 2 बात आ जाती है, एक तो क्या है, और इसके एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स हैज मेड इक्विटी इन्वेस्टमेंट
और अब क्या हो गया, क्योंकि कंपनी के हाथ में ही, जैसा कि हमने डीटी वगैरह में पढ़ा होगा आपने भी, कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज द टैक्स पेड बाय द कंपनी एंड इट इज एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर। यानी कि क्या हुआ, एग्जाम्पशन मिल गया है जो इन्वेस्टर्स है, तो अब वो बिंदास, बिना कोई सोच के, बिना कोई टैक्स के झमेले में फंसे हुए वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड स्कीम कर सकते हैं। और इसीलिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी हो रही है, क्योंकि इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता और सिर्फ लॉन्ग रन का लगता है, वो लॉन्ग टर्म का लगता है, वो सिर्फ और सिर्फ 10% होता है। तो इस हिसाब से हम देख लेते हैं। अभी इन्होंने दो इसमें एक्सप्लेन किए हैं, दो सिनेरियोज होते हैं। सबसे पहले तो बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ डिविडेंड टैक्स, तो जब पहले डिविडेंड टैक्स नहीं लगता था तब क्या होता था, तब कंपनी के हाथ में टैक्स नहीं लगता था, जब और इन्वेस्टर के हाथ में लगता था। तो इन्वेस्टर क्या बोलेगा, अगर इन्वेस्टर दो तरह के हो सकते हैं, एक तो इन्वेस्टर हो सकते हैं जो कि हायर टैक्स में आते हैं। समझिए एक इन्वेस्टर है, उसको 30% टैक्स रेट लग रही है, तो अगर उसको डिविडेंड दे दोगे तुम, तो उसके ऊपर तो 30% टैक्स रेट प्लस उसके ऊपर सरचार्ज लग जाएगा। और वहीं अगर वो बोलो कि भाई डिविडेंड मत दे भाई मेरे को तू, और तू कैपिटल एप्रिसिएशन करता जा, तो वही वो बोलेगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो सिर्फ और सिर्फ 10% के ऊपर एप्लीकेबल होगा। और वही बात आ जाती है कि अगर दूसरा शेयर, अगर ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स अगर लोअर टैक्स जोन में आते हैं या नील टैक्स जोन में आते हैं, तो वो ये प्रेफर करेंगे कि हाँ भाई हमें डिविडेंड दे दिया जाए। तो इसलिए जब भी कंपनी को ये डिसाइड करना होता था बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ डीडीटी, तो तब वो क्या कंसिडर करती थी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, हमारे जो शेयर होल्डर हैं, क्योंकि उनके हाथ में टैक्स लगने वाला है अल्टीमेटली, तो उनके हिसाब से सोचा जाता था कि वो हायर स्लैब वाले हैं या नो स्लैब, नो टैक्स, या फिर लिमिटेड या फिर लोअर टैक्स रेट के ऊपर है। और अब जैसे कि अब दूसरे सिनेरियो की बात करें, जो कि करंट सिनेरियो है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डिविडेंड टैक्स, अभी भी डिविडेंड टैक्स जो है वो कंपनी भरती है। तो कंपनी के हिसाब से क्या होगा, जो डिविडेंड टैक्स है वो 12.5 करंटली है, और उसके ऊपर सरचार्ज वगैरह एजुकेशन सेस लगता है, तो इफेक्टिवली वो नियर अबाउट 14% हो जाता है। तो अब अगर कंपनी करेगी, तो हमने जैसे देखा है कि ग्रॉसिंग अप होती है, तो उस हिसाब से 14% का जो बर्डन है वो शिफ्ट हो जाता है शेयर होल्डर पर इनडायरेक्टली, क्योंकि वो उससे कट करके देगी। तो इसी हिसाब से वो क्या बोलेगा कि भाई इससे अच्छा तो एप्रिसिएशन कर दो, मतलब मुझे डिविडेंड मत दो, तुम अपने पास ही पैसे रखो और मुझे डिविडेंड मत दो, और तुम हमारे बोनस शेयर इशू कर दो या फिर एप्रिसिएशन करवा दो मार्केट शेयर में, तब अगर मैं आगे जाके कभी पेमेंट करूं या मैं कुछ ट्रांजैक्शन करूं इनके अंदर, तो फिर क्या होगा, मेरा टैक्स बर्डन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन सब के ऊपर एसटीटी तो पेएबल होता है। तो शॉर्ट टर्म अगर करते हैं, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो 10% के ऊपर से लगता है, ऐसे अगर कंपनी कर देगी तो 14% होगा, और अगर खुद करेगा तो या तो 10% होगा, और अगर इनकेस अगर वो लॉन्ग टर्म में चला जाए तो वो तो टोटली एग्जेम्प्ट ही है फ्रॉम टैक्स। तो इस हिसाब से उसको मुनाफा ही हो रहा है। यहाँ पे तो 14% के बर्डन है, यहाँ पे या तो 10% या फिर 0%। तो इस हिसाब से वो कंपनी को कह सकता है आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डिविडेंड टैक्स कि आप भी मुझे डिविडेंड ना दें। इस हिसाब से हमने ये दोनों सिनेरियो एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको जो जो पॉइंट याद रहे आप अपने ओन लैंग्वेज में ये आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कहता है कि जब भी हम एमएम थियरी फॉलो करते हैं, जो कि कहता है कि डिविडेंड डिसीजन डज नॉट इन्फ्लुएंस वैल्यू, यानी कि मार्केट वैल्यू तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे आपका डिविडेंड दो या न दो, उसकी पॉलिसी से उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। फिर भी हमें ये रीजन बताने हैं कि अगर कोई इन्फ्लुएंस या कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है तो कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए, तो क्यों देना चाहिए, आखिर ऐसी क्या वजह है जो कि कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए, और क्योंकि उससे मार्केट वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो उसके लिए इन्होंने दो मांगे थे रीजन, हमने यहाँ पे 4 रीजन लिखे हुए हैं, आपको जो कंफर्टेबल रहे या जो याद रहे, और मैं तो कहूँगी कि चारों के चारों मेंशन कर देना, क्योंकि एटलीस्ट 4 मार्क्स के लिए तो ये सम आएगा ही। तो उसमें सबसे पहली बात आती है कि शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें एक एनुअल रिवॉर्ड मिलता रहे अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ताकि वो अपनी जो पर्सनल कंजम्पशन की नीड्स है उनको मीट कर सके। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है एनुअल रिवॉर्ड एक होना चाहिए, तो क्योंकि डिविडेंड हर साल मिलता है, इंटरिम भी मिलता है, तो इस हिसाब से उनको एक इन्फ्लो बना रहे। दूसरी बात आती है कि टैक्स कंसिडरेशन, वही बात है कि अगर डिविडेंड के ऊपर उनके अगर हाथ में अगर वो टैक्स फ्री आ रहा है तो वो बोलेंगे भाई टैक्स फ्री आ रहा है, डिविडेंड दे दो, बाद में तो क्या पता हमको लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाए, हो सकता है टैक्सेबल गेन टैक्सेबल हो और डिविडेंड टैक्स फ्री हो, तो वो मांग सकते हैं कि भाई डिविडेंड इससे अच्छा तो दे दो टैक्स कंसिडरेशन को देखते हुए। अगला पॉइंट आता है कि कैश रिटर्न पीरियोडिकली, यानी कि इन्वेस्टर्स भी ये चाहते हैं कि अगर वो बैंक डिपॉजिट करे या कहीं पे भी करे तो उनकी एक क्वार्टरली, मंथली या फिर हाफ ईयरली उनको एक इनकम आती रहती है, एक फिक्स्ड इनकम आती रहती है। अगर वो वैसा चाहते हैं कि भाई कैश रिटर्न पीरियोडिकली उनको आते रहें, तो उस हिसाब से भी वो चाहते हैं कि हमें डिविडेंड भी थोड़ी थोड़ी इंटरवल पे मिलते रहे। और लास्टली सिचुएशन आती है कि कहीं कहीं पे अगर डिक्लेयर नहीं करे डिविडेंड, आप प्रॉफिट में हैं, तो अगर आपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अगर आपने दिया नहीं तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगती है। तो इस हिसाब से ये 4 पॉइंट है। पहला है कि एनुअल रिवॉर्ड मिलता रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है कि टैक्स कंसिडरेशन क्या है, डिविडेंड टैक्स फ्री है तो दे दो, कैपिटल गेन टैक्सेबल है तो डिविडेंड दे दो।
थर्ड पॉइंट आता है कि कैश रिटर्न्स पीरियोडिकली अगर इन्वेस्टर की मांग है तो वो उसलिए हमें उस नीड को कैटर करने के लिए हमें देना चाहिए। और लास्टली पॉइंट आती है कि अगर हमने डिक्लेयर नहीं किया तो उसके ऊपर वैसे पेनल्टी लग जाएगी। तो इसीलिए ये सारे पॉइंट हैं कि हमें चाहे डिविडेंड का प्राइसिंग के ऊपर फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन हमें डिविडेंड दे देना चाहिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, जो कि है एजम्पशंस ऑफ मोडिग्लानी मिलर हाइपोथेसिस। तो एमएम अप्रोच या थियोरी में क्या क्या एजम्पशंस हमें फॉलो करने रहते हैं, ये हमें बताने हैं। तो इसके अंदर कुल मिला के 6 एजम्पशंस हैं, वो हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट एग्जिस्ट करता है। परफेक्ट कैपिटल मार्केट का मतलब क्या हो गया कि सारे के सारे जो इन्वेस्टर है वो रैशनल है। रैशनल है मतलब वो मैक्सिमम रिटर्न चाहते हैं एट मिनिमम रिस्क। कोई भी अपना नुकसान करने नहीं बैठा है, सब लोग रैशनल सोच रखते हैं, किसी को भी अपना नुकसान नहीं करना है, सबको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। दूसरी बात कि इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्रीली अवेलेबल है टू एवरीवन, यानी कि इन्फॉर्मेशन सबको अवेलेबल है। तो परफेक्ट कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है कि सारे इन्वेस्टर जो है वो रैशनल है और उनके सभी के पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है। ऐसा नहीं है किसी के पास इनसाइडर ट्रेडिंग या कुछ और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, सारी की सारी प्राइस इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है फ्री। दूसरी बात आती है कि यहाँ पे टैक्सेस इन्वॉल्व ही नहीं है, यानी कि कुछ डिफरेंस नहीं होगा, चाहे तुम कैपिटल गेन करो या डिविडेंड दो, कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ने वाला टैक्स का। तीसरा पॉइंट आता है कि आपकी फिक्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, क्योंकि जो फर्म की भी जो है वो एक फिक्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉलो करता है, उसमें भी कोई भी तरह का फ्लक्चुएशन नहीं है, वो कांस्टेंट रहने वाली है। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें कि फ्लोटेशन कॉस्ट या ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, जबकि होता है ओरिजिनल सिनेरियो में बिना ट्रांजैक्शन कॉस्ट के कहाँ काम होगा। लेकिन एमएम हाइपोथेसिस में हम ये बिलीव करते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी प्रिवेल नहीं करती है। और फिफ्थ पॉइंट आता है इसके अंदर कि रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। अरे ये बात तो होती नहीं है, क्योंकि फ्यूचर के ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है एंड फ्यूचर इज अनसर्टन, लेकिन फिर भी एजम्पशन है कि सब कुछ अनसर्टनिटी जो है वो है नहीं, यानी कि सब कुछ कॉन्स्टेंट है, सब कुछ फिक्स है। और लास्टली एक पॉइंट आता है कि वन डिस्काउंट रेट इज अप्रोप्रिएट फॉर ऑल सिक्योरिटीज एंड ऑल टाइम पीरियड्स, यानी कि जो भी एक डिस्काउंट रेट है वही सारी की सारी सिक्योरिटीज के ऊपर है, जो कि एक्चुअल सिनेरियो में होता नहीं है। और दूसरी बात, वो हर पीरियड के लिए सेम है। ऐसा नहीं होता है कि ऑल टाइम पीरियड्स, अरे भाई कोई होती है इन्वेस्टमेंट 3 ईयर्स की, कोई होती है 5 ईयर्स की, तो उस हिसाब से डिस्काउंटिंग रेट अलग अलग होती है। लेकिन एमएम थियरी के अंदर हम सारी की सारी चीजें सेम मानते हैं, यानी कि इसमें क्या क्या हो गया, कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, टैक्स रेट नहीं है। तीसरा पॉइंट आता है कि फिक्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है हमारी, फ्लोटेशन कॉस्ट या ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनका नहीं हो रहे। फिफ्थ पॉइंट आता है कि अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। और लास्टली एक पॉइंट आता है कि वन डिस्काउंट रेट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द सिक्योरिटीज एट ऑल द टाइम्स। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के लिए, जो कि डिविडेंड पॉलिसी का लास्ट क्वेश्चन है। एक्साइटेड? तो चलिए इस क्वेश्चन को भी खत्म करके हम ये चैप्टर को संपन्न करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रेडिशनल एंड वॉल्टर अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच और वॉल्टर अप्रोच के बारे में हमें शॉर्ट नोट बताना है। तो दोनों का हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फॉर्मूला बता देंगे और 2-4 लाइनें लिख देंगे, इतने में आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो किसने बताया, ग्राहम एंड डॉड, ये 2 लोगों ने मिलकर ट्रेडिशनल अप्रोच बताया था। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि हमें ज्यादा वेट देना चाहिए, मोर वेट मस्ट बी गिवन ऑन डिविडेंड रेदर देन ऑन रिटेन्ड अर्निंग, यानी कि वो क्या कहते हैं कि डिविडेंड ज्यादा दो और रिटेन्ड अर्निंग को कम वेट दो। इसीलिए उन्होंने जो फॉर्मूला बताया उसमें क्या था, P इक्वल टू M इंटू डी प्लस E अपॉन 3। अब ये 3 उन्होंने एक एजम्पशन लेके किया हुआ है, तो ये आपको कॉन्स्टेंट ही रखना है, मतलब ये, तो इसके हिसाब से आप ये सारी चीजें याद कर सकते हैं। सबसे पहले P का मतलब क्या लिखा है, मार्केट प्राइस पर शेयर, फिर D यानी कि DPS, E का मतलब है EPS अर्निंग पर शेयर, और M एक मल्टीप्लायर है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने M कैसे डिराइव किया, सिर्फ आप ये इनका नाम लिख दीजिए, ग्राहम और डॉड, और ये बता दीजिए कि वो डिविडेंड के ऊपर ज्यादा वेट पुट ऑन करते हैं ना कि रिटेन्ड अर्निंग पर। और उसके बाद आप सिंपली ये फॉर्मूला मेंशन कर देंगे, ये वाला, और इतना सब नोटेशन इनके बता देंगे कि उनका किसके लिए वो स्टैंड करते हैं। और लास्टली आप ये लिख देंगे एक बार कि वेट्स प्रोवाइडेड बाय ग्राहम एंड डॉड आर बेस्ड ऑन देयर सब्जेक्टिव जजमेंट्स। ठीक है, तो ये 2 लोगों ने अपने सब्जेक्टिव जजमेंट के ऊपर किया, पर्सन टू पर्सन ये बात डिफर हो सकती है, और इसके पीछे कोई भी ऑब्जेक्टिव एम्पिरिकल एनालिसिस यानी कि कोई ठोस सबूत कुछ नहीं है इसके पीछे, ये एक इनका सब्जेक्टिव जजमेंट ही है। और इनका यही कहना है, क्योंकि हमने कहा कि डिविडेंड ज्यादा दे दो, यानी कि वो क्या फॉलो कर रहे हैं, लिबरल पे आउट पॉलिसी हैज फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट। उनका ये कहना है कि भाई ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देते रहो, जितना पे आउट रेशियो ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा कंपनी के लिए। अब अगला पॉइंट आ जाता है वॉल्टर्स मेथड। तो वॉल्टर्स मेथड का ये पूरा नाम आप अगर याद कर सकते तो ठीक है, नहीं तो वॉल्टर लिखने से भी काम चल जाएगा। प्रोफेसर जेम्स ई वॉल्टर, उसने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि जो डिविडेंड है वो यूज
कैन बी यूज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ पोजिशन ऑफ इक्विटी होल्डर्स। तो ये कहता है, उन्होंने तो कह दिया कि डिविडेंड को मोर वेट देना है, और इसने भी क्या कहा है कि डिविडेंड को यूज किया जा सकता है ताकि हम शेयर होल्डर की वैल्यू जो है वो मैक्सिमाइज कर सके। लेकिन उसने ये कहा कि लॉन्ग रन में शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट ओनली द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड डिविडेंड, यानी कि अगर हम लॉन्ग रन में बात करें तो जो शेयर की प्राइस होती है वो और कुछ नहीं, सारे के सारे एक्सपेक्टेड डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू अगर हम खींच के ले आए तो वही हमारी शेयर की प्राइस होती है। इसी हिसाब से जो वॉल्टर है मॉडल है वो दो फैक्टर के ऊपर फोकस करता है। सबसे पहला तो डिविडेंड, बट ऑब्वियस है, और दूसरा है रिलेशनशिप बिटवीन IRR एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे IRR का मतलब क्या होता है, कंपनी कितना दे रही है, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि KE वो होता है हमारा कंपनी कितना एक्सपेक्ट कर रही है, सॉरी शेयर होल्डर्स जो है वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप एक और ये बात यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने नोट करके रखी हुई है कि अभी यहाँ पे आपको एक तो ये फॉर्मूला तो लिखना ही है, ये तो आप बता देंगे, आपको याद भी रहता है, आप अपने नोटेशन के हिसाब से ये सब लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला और ये सारी चीजें आपको लिखनी है। इसके साथ आप एक ऐसा स्मॉल टेबल बना सकते हैं जिसमें लिखना है कि IRR और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि कंपनी कितना दे रही है और कंपनी से कितना एक्सपेक्टेड है, उस हिसाब से आप प्राइस का जो है वो इवेल्यूएशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार मैंने यहाँ लिख रखा है। तो देखिए ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये आप अगर सम सॉल्व करेंगे उसमें भी आपको दिख जाएगा कि अगर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, कंपनी से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10% और कंपनी दे रही है 12%, यानी कि कंपनी ज्यादा दे रही है, तो हम बोलेंगे भाई कंपनी तुम हमें डिविडेंड मत दो, तुम खुद ही इन्वेस्टमेंट करो। तो हमारा डिविडेंड ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो जाएगा, 10%। वहीं अगर कंपनी अगर दे रही है हमें 10% और हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि वो 12% दे, तो हम क्या बोलेंगे, अरे भाई तू सारा पैसा ना हमको ही दे दे, तेरे को इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं आता, इससे अच्छा तो मैं बॉन्ड्स में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा कमा लूं। तो हम क्या बोलेंगे कि ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो जाएगा, 100। और वहीं अगर एक्सपेक्टेशन हमारी 10 है और कंपनी भी 10% दे रही है, तो हम इन डिफरेंट पोजीशन पे होंगे कि भाई ठीक है डिविडेंड देना है दो, नहीं देना है मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। इस हिसाब से ये वॉल्टर अप्रोच काम करता है, और इसके साथ ही आपको ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन करनी है, ये फॉर्मूला लिख के। और इसके साथ ही हमारा ये डिविडेंड का चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप सबको ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपकी मदद कर रही होगी। मैं भी खुद ओल्ड कोर्स की स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम सब क्लियर हों, इसलिए मैं ये सब वीडियोस बना रही हूँ। आई होप यू ऑल आर लाइकिंग इट, और बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज मी प्रियंका पुरोहित।